वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल आंसर्स। तो आज का अपना चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेट ए। तो आज अपन उसके सॉल्यूशंस चेक करेंगे मॉड्यूल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या मेजर करता है? द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखो ये बात तुम समझो। सबसे पहले टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है कि ये डेटा क्या मुझे बोलना चाहता है। तो ये टेंडेंसी चैप्टर का मतलब ही होता है कि मुझे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो स्कैटरनेस ये डिस्पर्शन चैप्टर का है। तो स्कैटरनेस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टेंडेंसी, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब सेंटर लोकेशन, क्या रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके जैसे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, while computing the AM from a group frequency distribution we assume that, अगर मुझे अरिथमेटिकल मीन निकालना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो क्या मैं assumption करता हूं? the classes are of equal length, the class is having equal frequency, the all the values of the class are equal to the middle value of the class। हाँ, तो अभी क्या होता है कंप्यूटिंग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी AM फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा हो गया अपना? एक तो अपन हाँ, अभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 25, सॉरी 20 to 30 एंड 30 to 40। ये एक्स पकड़ो और ये हो गया एफ। ओके, तो एफ है सपोज 2 3 5 2। अभी मुझे इसका अरिथमेटिकल मीन चाहिए, तो अपना सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक्स को रिवाइज करो। एक्स को रिवाइज करके क्या करते हैं अपन? मिडल वैल्यू लाते हैं। 0 to 10 की मिडल वैल्यू क्या है? 5। 10 to 20 की 15, इसका 25 और इसको 35। तो बेसिकली ये मेरा रिवाइज एक्स हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ सॉल्व करते समय? सॉल्व करते समय अभी मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये एक्स है ही नहीं। अभी ये मेरा एक्स है और ये मेरा एफ है। मतलब जो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, अभी वो हो गई 5 की फ्रीक्वेंसी। मतलब मैंने क्या अजम्पशन किया कि मिडल वैल्यूज 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो वो यहीं पे वही बोल रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ द क्लास आर इक्वल टू द मिडल वैल्यूज। तो मैंने यही तो अजम्पशन यहाँ पे किया है कि मैंने अजम्पशन क्या किया कि 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 है, जबकि वो 0 to 10 की है। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, पर मैंने सॉल्व करने के लिए रिवाइज एक्स किया, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो इस x को रिवाइज क्या करता हूं मैं? मिडल वैल्यू से। मतलब ये 2 क्या हो गया? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन। तो मेरा सी ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मीन इज रिजिडली डिफाइंड, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रिजिडली डिफाइंड, ऑब्वियसली रिजिड फ्लेक्सिबल नहीं है। मीन का जो अपना फॉर्मूला है उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, गलत। अपने को क्या बोला है? रॉन्ग बोला है। तो इज नॉट अफेक्टेड एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, गलत। यस, इसको फर्क पड़ता है। मीन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस मतलब क्या बोला था? अगर एक खाता डेटा है उसके अंदर के नंबर्स में चेंज करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 मार्क का टेस्ट लिया। 50 मार्क का टेस्ट लेने के बाद बच्चों के मार्क्स है, उसमें से 2 क्वेश्चंस गलत चेक हुए, तो कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ गए। तो अभी मैं क्या करूंगा? उनका जो लिस्ट बना है मार्क्स का, उस मार्क के लिस्ट में से वो ओल्ड मार्क्स कट करके न्यू मार्क्स लेके आऊंगा। उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब कुछ नंबर्स चेंज कर देना। इसकी वजह से अरिथमेटिकल मीन को फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अरिथमेटिकल मीन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से फर्क पड़ता है। तो इस यहाँ पे बोला है कि नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो चुका है। इसके वजह से क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन। मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, यस, उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, अपन एवरेज निकालते हैं। ऑल ऑफ दिस नहीं। इसकी वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा नीचे का स्टेटमेंट करेक्ट है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यूजुअली मेडिन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड इज द बेस्ट नहीं। ये अपने चैप्टर के एंड में देखा था, अरिथमेटिकल मीन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर ऑलमोस्ट जो अपने को चीजें चाहिए वो सब चीजें होती है। इसके वजह से मीन बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है। फिफ्थ, इवन मॉड्यूल के थ्योरी के अंदर ये लाइन तुमको मिल जाएगी।
For open-end classification, which of the following is the best measure of central tendency? Now the question is open-end classification. सर ये open-end classification क्या होता है? Okay, open-end classification. अभी open-end classification दो टाइप के हैं. ऐसा होता है कि up to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 and above. ओके अभी यहाँ पे अप टू 20 बोला है. नाउ टेल मी व्हाट इज अप टू 20 मींस. अप टू 20 मतलब यहाँ से कहाँ से आएगा? 0 से 20 के बीच में के नंबर आएंगे क्या? नहीं. -10 भी अप टू 20 में आता है. अप टू 20 मतलब निगेटिव इंफिनिटी से लेके 20 तक. निगेटिव इन्फिनिटी से लेके 20 तक. निगेटिव इन्फिनिटी से लेके 20 तक मतलब ये हो गया अप टू 20. ये है ओपन. कहाँ से शुरू हो रहा है पता नहीं. 0 to 20 मतलब मुझे ये स्ट्रिक्टली पता है कि ये 0 से शुरू और 20 तक ही है. इसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाएगा. जबकि अप टू 20 में निगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली 101% ये आएगा ओपन एंड क्लासिफिकेशन. और एक है 80 एंड अबव. 80 एंड अबव मतलब क्या? 80 to 100 क्या? नहीं. 110 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है. पॉजिटिव इन्फिनिटी से 80 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. 80 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब एक तो अप टू 20 है, स्टार्टिंग का क्लास ओपन है, या फिर लास्ट क्लास ओपन है, या फिर दोनों के दोनों क्लास ओपन है. इसको बोलते ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब एक तो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट ओपन है, नहीं तो अपर लास्ट क्लास का अपर लिमिट ओपन है. उसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोला जाता है. तो अभी उनका डाउट क्या है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट टेंडेंसी कौन सी है? मीडियन. क्यों? मीडियन हमेशा मिडल में होता है. मीडियन हमेशा मिडल में होता है. तो यहाँ के ओपन एंड की वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता. तो इसका एक रीजन है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन क्यों है? क्योंकि वो मिडल में आता है, उसको फर्क नहीं पड़ता. दूसरा एक रीजन है, मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? मीन निकालने के लिए रिवाइज्ड एक्स चाहिए. रिवाइज्ड एक्स मिडल वैल्यू होता है. अप टू 20 का मिडल वैल्यू क्या है? मैं नहीं कर सकता हूँ. इसकी वजह से मीन मैं ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि मीन फाइंड आउट करने के लिए मुझे उस क्लास का मिडल वैल्यू चाहिए, और अप टू 20 का मिडल वैल्यू मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ. इसकी वजह से मीन नहीं मिल सकता. या फिर और एक लॉजिक है कि मीडियन हमेशा मिडल में होता है, और मिडल तो पूरे वैल्यूज पता है, तो उसका मैं सॉल्व कर सकता हूँ. इसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर इज मीडियन. सिक्स्थ, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट. प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट मीडियन. किसी किसी बच्चों को मोड भी लग सकता है, वो भी सही है. पर जब भी एग्जाम के अंदर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो, देखो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो उस नंबर्स में फिट नहीं होता है. सपोज 5, 10, 20, 25 और इधर लिख दिया मैंने 1000. तो अभी क्या हो गया? 1000 जो है इन बाकी सब नंबर के ऑन एन एवरेज से बहुत दूर है, तो इसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बोला जाता है. या फिर -100, तो ये नंबर से कंपेरेटिवली ये एक्सट्रीम है. ठीक है, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब एक तो बहुत ही बड़ा नंबर या बहुत ही छोटा नंबर, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की वजह से किसको फर्क नहीं पड़ता? अगेन मीडियन, क्योंकि मीडियन तो मिडल में होता है. तो यहाँ पे नंबर में -1000 करूँ, यहाँ पे 10,000 करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है. मीडियन तो हमेशा मिडल में रहेगा. तो यहाँ पे मैं कितने भी नंबर्स बढ़ा दूँ तो मीडियन चेंज होगा क्या? नहीं, मीडियन विल रिमेन इन द मिडल. तो इसकी वजह से मीडियन को फर्क नहीं पड़ता. इवन मोड इज ऑल्सो जस्टिफाइबल. देखो अगर से 5, 5, 5, 10, 20, 25 और यहाँ पे मैंने 1 करोड़ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने -10 करोड़ लिख दिया, तो मोड तो 5 ही है. ये -10 करोड़ लिखने से या +1 करोड़ लिखने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. द आंसर रिमेन्स सेम एंड आंसर इज 5. समझ में आया? तो एक्चुअल में रियलिटीली स्पीकिंग मीडियन भी करेक्ट है, मोड भी करेक्ट है, बट तुमको एग्जाम में मीडियन ही लिखना है. क्यों? क्योंकि मीडियन इज मोर अप्रोप्रिएट. दोनों में से ज्यादा क्या अच्छा है? मीडियन, क्योंकि मीडियन हमेशा मिडल में होता है. मोड मिडल में रहने का कोई गारंटी नहीं है, पर मीडियन तो हमेशा मिडल में रहता है. तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को उसको फर्क नहीं पड़ता है. तो आंसर इज मीडियन. तो थ्योरी ऑप्शंस जो भी मॉडल में दिए हैं वो तुमको याद रखने पड़ेंगे. मैं हो सका उतना लॉजिक तुमको देने की कोशिश कर रहा हूँ. इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन.
इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सा मीडियन है? एनी ऑफ द टू मिडल मोस्ट वैल्यूज, the simple average of the two middle values, the weighted average of the two middle values, any of this. अभी क्या बोला है जो तुमको ध्यान देने वाली बात है, even number of observations, even number of observations, even number of observations मतलब 2 3 4 5, ये चार कितने ऑब्जर्वेशन है? चार, या 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है ये भी। तो इसका मीडियन क्या होता है? जो मिडल में दो नंबर आते हैं ना, इसका एवरेज, इसके मिडल में ये दो नंबर आते हैं, इसका एवरेज 10 20 25 30 40। तो इसमें 20 एंड 25 नहीं, यहाँ पे 5 ऐड करते हैं, तो ये मिडल में दो नंबर है, इनका एवरेज, तो ये होता है मीडियन। तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है? सिंपल एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। अगर तुमको मीडियन ढूंढना है तो मिडल में जो दो नंबर्स है, मिडल में जो दो नंबर्स है उनका एवरेज ले लो, आंसर आ जाएगा मीडियन। ठीक है, इसके केस में 22.5 है, 3.5 है, इसके केस में 3.5 है। तुम तुम्हारे तरीके से करके देखो, आंसर यही आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मुझे मीडियन चाहिए तो मिडल में जो दो नंबर्स है उनका मैं सीधा सीधा एवरेज ले लूंगा, आंसर मुझे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, सबसे ज्यादा कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है? तो सबसे ज्यादा अरिथमेटिकल मीन यूज होती है, एएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यूनिकली डिफाइंड नहीं है? मोड, क्योंकि मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है। मोड का बेसिक सिंपल क्या बोला गया है मोड का? हाँ, तो मोड के केस में इतना बोला गया है कि जो भी सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी बताता है वो मोड, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। जैसे मीडियन के केस में मुझे फॉर्मूला पता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन पे, मीन के केस में समेशन ऑफ x/n, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सबके केस में मुझे फॉर्मूला पता है। मोड के केस में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसकी वजह से इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, इसकी वजह से वो यूनिकली डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसको कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट्स वाई सी ऑप्शन मोड। Which of the following measure of central tendency is difficult to compute? इसमें से कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो डिफिकल्ट है? ज्योमेट्रिक मीन सबको पता है। अगर तुमको स्क्वायर रूट निकालना है तो एक बार का ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, सिक्स्थ रूट निकालना है, तो जो मेथड है, दो मेथड है, एक तो लॉग मेथड है, नहीं तो अपने कैलकुलेटर पे शॉर्टकट सीखी है, तो वो मेथड है, तो ये वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। तो ज्योमेट्रिक मीन अकेला है जो कैलकुलेटर पे या फिर ओरली भी करने के लिए बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि उसमें रूट निकालना होता है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। दैट्स वाई डी ऑप्शन ज्योमेट्रिक मीन, इसकी वजह से वो पॉपुलर भी नहीं है। 11. Which measures of central tendency are considered for finding the average rates? कौन सा एवरेज रेट निकालने के लिए काम आता है? एवरेज रेट निकालने के लिए दोनों काम आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी, हार्मोनिक मीन भी। ज्योमेट्रिक मीन से ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट नॉर्मली परसेंटेज में होते हैं, इसके वजह से ग्रोथ रेट के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। हार्मोनिक मीन तुम्हारे स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज रेट ऑफ स्पीड, तो इसके वजह से बोथ बी एंड सी इज मोर अप्रोप्रिएट। तो तुमने ऑप्शन एग्जाम में क्या टिक करना चाहिए? एग्जाम में तुमने डी ऑप्शन टिक करना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेज या ग्रोथ रेट के लिए, हार्मोनिक मीन तुम्हारे स्पीड के लिए, तो दैट्स व्हाई बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द मॉडरेटली स्क्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स गुड? तो मॉडरेटली स्क्यूड मतलब छोटा सा स्क्यूनेस है, तब कौन सा फॉर्मूला काम आता है मीन, मीडियन एंड मोड के लिए? तो ये फॉर्मूला तो अपने चैप्टर में पढ़े, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो ए ऑप्शन, ये फॉर्मूला गिवन है मॉड्यूल के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर वो लिख सकते हैं। बट एग्जाम में तुमको जो ध्यान देना है, मॉडरेटली स्क्यूड, अगर मॉडरेटली स्क्यूड के जगह ऐसे वर्ड्स आते थे, अगर ऐसे वर्ड्स आते थे नॉर्मल या सिमेट्रिकल, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल है, तो मैंने क्या बोला था? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिए कि जब भी क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान देना, मॉडरेटली स्क्यूड है तो ए ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल या सिमेट्रिकल आया तो आंसर हो जाएगा मीन इज इक्वल टू
median is equal to mode. 13th, वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड व्हेन, वेटेड एवरेज कब कंसीडर किया जाता है? अभी एग्जाम है, सपोज मान लीजिए कि तुम्हारी स्टैटिस्टिक फुल सिलेबस की टेस्ट है, तुम सभी टॉपिक्स को उतना ही डिटेल में पढ़ेंगे? नहीं सर, 10th का एग्जाम दिए ना तुम लोग, 10th और 12th, तो क्या होता है, जो टॉपिक को सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है तुम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो मतलब तुमने क्या किया, उस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया। तो अपन जनरली व्हाट वी आर टेंड टू डू इज, अपन जो चीजें को वैल्यू ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है या वैल्यू ज्यादा है, उसको अपन ज्यादा वेटेज देते हैं। तो कब वेटेड एवरेज कंसीडर होना चाहिए? ऑल ऑब्जर्वेशन और नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी के सभी जब इक्वल इंपॉर्टेंस के, नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं, तभी अपन वेटेड एवरेज के पास जाते हैं। वेटेड एवरेज के पास कब जाते हैं? जब वो इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं है, इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं है तब अपन जाते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे लिए बेस्ट एग्जांपल 10वीं और 12वीं के तुम्हारे एग्जाम्स ले लो, तुम सभी टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सबके उतने ही मार्क्स नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जो भी चैप्टर को सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको पहले पढ़ लेते हैं, मतलब तुमने उसको वेटेज दिया। सभी टॉपिक्स को इक्वली टाइम देते हैं क्या? नहीं, जिसको ज्यादा मार्क्स उसको ज्यादा टाइम देते हैं, मतलब तो इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं है सबको, तब अपन वेटेज एवरेज यूज करते हैं। Which of the following results holds for a set of distinct positive observation? The very important word is distinct positive observation, उसमें का distinct। तो AM, GM and HM के अंदर क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्लीज गिव ध्यान हियर। अगर एखादे ऑब्जर्वेशंस इक्वल है, इक्वल ऑब्जर्वेशंस है, इक्वल ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूला इज AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, ठीक है। अगर इक्वल मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन 2 2 2 2 ऐसा है, तो AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। अगर डिस्टिंक्ट बोला है, मतलब 2 3 4 5 10 12 कुछ भी पर एक भी ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, तो क्या होगा, AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। बट अगर ऐसा बोला है फॉर ऑब्जर्वेशन, कुछ भी नहीं, डिस्टिंक्ट भी नहीं बोला, इक्वल भी नहीं बोला, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर तुमको AM GM एंड HM बोला है, इक्वल डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस ने, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बोला है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, मुझे यही पता ही नहीं कि वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो मैंने क्या करना चाहिए, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में तुमको ध्यान रखना है। अगर इक्वल ऑब्जर्वेशंस का आया तो AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, अगर डिस्टिंक्ट वर्ड आया तो AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। पर अगर रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशंस आया, इक्वल भी वर्ड नहीं है और डिस्टिंक्ट वर्ड भी नहीं है, तो तुमने क्या करना चाहिए, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। तो नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट के लिए मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट के लिए AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन तुमको टिक करना है, तो यू शुड टिक सी। when a firm registers both profit and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? अगर एखादी फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों दिखाती है तो कौन सा कंसिडर नहीं हो पाएगा, कैन नॉट, नॉट GM। क्यों? क्योंकि GM में निगेटिव नंबर्स को कोई जगह नहीं है, क्योंकि अपने को रूट निकालना पड़ता है, बहुत बार निगेटिव नंबर्स का रूट नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इसके जैसे GM कंसिडर नहीं हो सकता। देखो प्रॉफिट पॉजिटिव नंबर, लॉसेस नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैंने रूट के अंदर नंबर्स डाल दिए तो बहुत सारे बार रूट नहीं कैलकुलेट हो सकता है, इसकी वजह से GM कैन नॉट बी कंसिडर्ड GM। 16th, quartiles are the values dividing a given set of observations into। तो क्वार्टाइल डिवाइड कितने पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, वेरी गुड, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, पर वो ऑब्जर्वेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4, 4 इक्वल पार्ट। 17, quartiles can be determined graphically using, quartiles can be determined using graphically। तो क्वार्टाइल्स में किस में से निकाल सकता हूँ, ओगिव कर्व्स में से। ओगिव कर्व की थ्योरी में पढ़े थे कि ओगिव से अपन पार्टीशन वैल्यूज निकाल सकते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, सब कुछ।
तो ओगिव ये पार्टीशन वैल्यूज ढूंढने के लिए ही बने हैं। जब दो ओगिव कर्व कट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे मीडियन होता है, ठीक है। अदर देन दैट इतना याद रखो कि ओगिव कर्व से अपन पूरे पार्टीशन वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। तो आंसर इज ओगिव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स possess और possesses मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, किसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है? एम, जीएम, एचएम, ऑल ऑफ दिस सब में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, सिर्फ मोड में नहीं है, ठीक है। 19th, which of the following measure satisfies or satisfy a linear relationship between the two variables? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझते हो? लीनियर रिलेशनशिप मतलब होता है ax plus b is equal to y, इस टाइप के फॉर्मेट में फिट होना उसको लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। x का पावर भी 1 हो, y का पावर भी 1 हो, उसको लीनियर रिलेशनशिप बोला जाता है। तो ये अपन ने तो देखा है y इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर मुझे x बार पता है और मुझे y बार निकालना है, तो मैंने क्या बोला था? तुमको सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर x की जगह x बार डाल दो, y बार मिल जाएगा। सेम अगर मुझे x का मीडियन पता है, और मुझे y का मीडियन चाहिए, तो क्या करना है? इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट अप कर दो, बोला था, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। याद है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की प्रॉपर्टीज जब भी मैंने देखा था, मैंने क्या बोला? अगर तुमको x का टेंडेंसी पता है, फिर वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, और तुमको y का मीन, मीडियन या मोड ढूंढने को बोला है, तो सिंपली मैंने क्या बोला था कि तुमको इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुटअप कर दो। इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप कर दो मतलब वो लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ऑल ऑफ दिस सभी के सभी लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। 20, which of the following measure of central tendency is based on only 50% of central values? 50% of central values पे कौन सा टेंडेंसी डिपेंडेंट है? अभी देखो, जब भी मीडियन की बात चल रही है, ठीक है, अभी 50% मीन के टाइम पे क्या करते हैं? मीन के टाइम पे अपन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड बाय एन करते हैं, समेशन ऑफ एक्स बाय एन, मतलब वो सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर रहा है, 50% को नहीं। तो ये गलत हो गया, ये कट गया। नाउ मोड के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक आधे नंबर की भी हो सकती है, तो 50% की तो बात नहीं आती, मोड भी कट गया, तो बचा ऑप्शन मीडियन। मीडियन 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मिडल में आता है, तो 50% को कवर करता है। मीडियन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो वी विल स्टॉप इट हियर। मैंने हो सके उतने सेशन शॉर्ट रखे हैं क्योंकि तुमको इजीली स्ट्रीम करना पॉसिबल हो। तो तुम क्वेश्चन नंबर सेट ए, तुमको जो भी डाउट है वो क्वेश्चन तुम वहाँ पे जाके एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। सेट ए, सेट बी, सेट सी, हर एक के अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, सो दैट तुम्हारा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और तुम जल्दी से जो भी तुम्हारा डाउट क्वेश्चन है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।